Good evening, everybody. Today I am going to start the lecture series which has totally devoted to IS Pre 2021, also equally beneficial for PCS 2021 held by different provincial service examination like UPPCS, Bihar Public Service Commission, Madhya Pradesh Public Service Commission, Maharashtra Public Service Commission, and several other public service commission. Like I had said in my previous video lecture, this class is equally beneficial for other examination like recently held by Bihar Public Service Commission examination like AAO, project manager in DIC, and other economics related examination. Like I had assured you in last my video lecture, this class will held in bilingual term so that maximum serious aspirant for different examination will get maximum benefit. Today's topic for discussion is foreign direct investment. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश and foreign institutional investment, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश. The lecture divided into two parts. First is conceptual issue, second is procedural issue, what are the process, and third part is effect part, what are the effect of foreign direct investment on country like India. Why country like India always eager to receive maximum foreign direct investment? Why country like India always prefer foreign direct investment over foreign institutional investment? What is the difference between FDI and FII? All those things is very important in your coming examination, either prelims or mains or in interview. These issues are equally important and beneficial. So let us start. पहला जो पार्ट है वो कंसेप्ट से रिलेटेड है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हम क्या समझते हैं, कैसे आप डिफाइन करेंगे जो ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम तीन फैक्टर्स के आधार पर डिटरमिन कर सकते हैं. पहला, फिजिकल अपीयरेंस. What do you mean by the physical appearance?
फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है जो कंपनी को भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, उसे लैंड परचेज करना होगा, उसे मशीन परचेज करना होगा, उसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, फिजिकली अपीयर होना होगा इंडिया। सेकेंड, मैनेजरियल सेटअप। व्हाट डू यू मीन बाय द मैनेजरियल सेटअप? Managerial setup means company must have to appoint India-centric chief executive officer, chief finance officer, chief technological officer, etc. So managerial setup करना आवश्यक है। विदाउट इसके बिना कंपनी ऑपरेट ही नहीं हो सकती। एंड द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज अप टू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब एक निश्चित सीमा के ऊपर ही यदि निवेश होगा तो उसे हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स के आधार पर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर सकते हैं: फिजिकल अपीयरेंस, मैनेजरियल सेटअप एंड अप टू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाइपोथेटिकली अज्यूम दैट यदि सुजुकी को इंडिया में मानेसर में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है ऑटोमोबाइल्स के लिए, तो सुजुकी के लिए आवश्यक है फिजिकली अपीयर होना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, बिल्डिंग बनाना, मशीनरी परचेज करना, उसे इस्टेब्लिश करना। सेकंड फैक्टर, सुजुकी के लिए आवश्यक है जो इंडिया सेंट्रिक अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, जो मैनेजरियल स्टाफ होंगे। एंड थर्ड, एक निश्चित एक डिफाइंड लिमिट के ऊपर उसे इन्वेस्टमेंट करना होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 फैक्टर्स, इन 3 फैक्टर्स के आधार पर यू कैन इजीली डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक और विषय है यहाँ कंसेप्ट से जुड़ा हुआ। एक टर्म आपने सुना होगा MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। हिंदी में उसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी को ही कभी कभी हम TNC भी बोलते हैं, ट्रांसनेशनल कंपनी। हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म ऑफ MNC? MNC किसको बोलते हैं? MNC ऐसी कंपनी को बोलते हैं जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन एटलीस्ट 5 कंट्रीज में हो। तो जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो सब MNC के द्वारा नहीं होता, लेकिन जितने भी MNC के द्वारा इन्वेस्टमेंट होता है ऑब्वियसली फॉरेन में वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये अंतर बड़े गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब दूसरा जो विषय आता है वो आता है FDI और FII के बीच में अंतर क्या है। अंतर को समझने से पहले FII को भी डिफाइन करना होगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? तो सबसे पहली बात, इन 3 फैक्टर्स जिसके आधार पर आपने FDI को डिफाइन किया है, तो प्रेजेंस ऑफ 3 फैक्टर्स इज कॉल्ड FDI and absence of these 3 factors is called FII। आप पूछोगे कैसे सर? हाइपोथेटिकली अज्यूम कीजिए माइकल न्यूयॉर्क में रहता है और वो इंडियन कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में रिलायंस का शेयर परचेज करना चाहता है। मान लो माइकल ने 10 बजे 10 AM में रिलायंस के 50 शेयर परचेज किए। माइकल के लिए आवश्यक है क्या फिजिकली अपीयर होना? नोट, आंसर होगा आपका नहीं। माइकल के लिए क्या आवश्यक है मैनेजरियल सेटअप करना? बिल्कुल नहीं। माइकल के लिए क्या आवश्यक है कि अप टू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करना? बिल्कुल भी नहीं। सो presence of 3 factor is called FDI and absence of 3 factor is called FII। अब आप सोचोगे जो सर माइकल
जब इतनी इजीली इंडियन शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो माइकल के बदले में तो कोई और भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। तो सर चेक एंड बैलेंस है क्या? बिल्कुल है। माइकल जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या तो वो खुद रजिस्टर्ड हो शेयर मार्केट में, या जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको DII बोलते हैं, वो जो रजिस्टर्ड है शेयर मार्केट में, उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट माइकल को जारी हो, जिसके बिहाफ में माइकल इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। देखो कितनी इजीली पार्टिसिपेटरी नोट समझ लिए। इसके अतिरिक्त, इन एडिशन ऑफ दैट, माइकल मस्ट इन्फॉर्म 3 थिंग्स टू कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, विच इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1989 में हुई थी। क्या चीज? पहला, ओरिजिन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आया है, सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एंड साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है। ये चेक एंड बैलेंस इसलिए है क्योंकि रेड मनी जैसे जो खतरनाक इन्वेस्टमेंट है, जो किसी भी नेशन इकोनॉमी को रूइंड करने के लिए, समाप्त करने के लिए काफ़ी होता है, उसको रोका जाए। आप सोचोगे सर रेड मनी क्या होता है? ब्लैक मनी तो सुना था, वाइट मनी तो सुना था, ये रेड मनी क्या होता है? वाइट मनी किसको बोलते हैं? जब लीगल वे से आप अर्न करते हैं और उसको आप टैक्स, प्रॉपर टैक्स आप दे देते हो, तो उसके बाद जो बचता है वो वाइट मनी है। ब्लैक मनी क्या है? जब आप लीगल वे से अर्न करते हो लेकिन टैक्स की इवेजन करते हो, कर की चोरी करता है कोई, फुल्ली डिस्क्लोज नहीं करता है इनकम, जितना इनकम डिस्क्लोज नहीं किया वो ब्लैक मनी हो गया। रेड मनी क्या है? जब वे ऑफ अर्निंग ही इलीगल है, आर्म स्मगलिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, एलोंग विथ अदर इंटरनेशनल क्राइम, तो उस पर टैक्स देने का तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसे अर्निंग से जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किसी भी नेशन इकोनॉमी के हेल्थ के लिए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में डिजास्ट्रस होता है। तो अभी आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको FPI भी बोलते हैं, उसके बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं उसको आपने समझा है। आज के इस लेक्चर में आपने FDI के डेफिनेशन को, FII के डेफिनेशन को, FDI और FII में क्या डिफरेंसेस हैं, इन 3 चीजों को आपने समझा है। फोर्थ जो इशू है वो FDI का प्रोसीड्यूर से रिलेटेड है। आप जानते हैं जो 1991 के बाद इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया गया, आफ्टर इंडिया accepting the free market economy, and we had launched a remarkable policy, namely called New Economic Reforms, also called Raman Mohan Model in 1991. After that, India accepted the free market economy and discarded the state controlled production. उसके बाद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रेजुअली ओपन करना शुरू किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आज भी कुछ सेक्टर्स हैं जो जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, जैसे पहला कोर रेलवे, न्यूक्लियर सेक्टर, हेवी वाटर, कोर डिफेंस, जहां हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करते। कोर रेलवे शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ प्रोजेक्ट लाइक बुलेट ट्रेन, बिकॉज बुलेट ट्रेन एक अदर प्रोजेक्ट है
एक सेपरेट प्रोजेक्ट है जहाँ की 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल है। तभी तो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जापान ने किया है। सो प्रोसीड्यूर कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। बेसिकली हमने अपने इंडियन इकोनॉमी को 4 भाग में बांट दिया है। क्लोज्ड सेक्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कौन किस किस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये क्लोज्ड सेक्टर है। सेकंड, सेंसिटिव सेक्टर, जहां हम 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करते, जैसे टेलीकॉम हुआ हमारा, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, सिविल एविएशन, ऐसे सेक्टर्स में हम 100% एफडीआई अलाउ नहीं करते। लेसर देन 100%, सरकार की कोशिश होती है जो लेसर देन 51%। तीसरी क्लासिफिकेशन है लेसर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट सेक्टर, जिसमें हम 74% तक या 100% तक कभी कभी इन्वेस्टमेंट अलाउ करते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक रूट पर नहीं होता। अभी ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट क्या है, इसको भी डिस्कस करना है। एंड लास्ट है फ्री सेक्टर, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं है सरकार को इन्वेस्टमेंट के लिए, कितनी भी इन्वेस्टमेंट आए। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रोड कंस्ट्रक्शंस, पोर्ट कंस्ट्रक्शंस, टी गार्डन, इन सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। इनफैक्ट जब से हमने एफडीआई को अलाउ किया है, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज में तो ₹1 का भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये ल्यूक्रेटिव नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब यहां सवाल उठता है जो ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट क्या है और इसका क्या मीनिंग है। जब आप अप्रूवल रूट से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे सेक्टर जो कि ऑटोमेटिक रूट पर है, इसका मतलब है जो आपके इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी तरह की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू गेट अप्रूवल प्रायर द इन्वेस्टमेंट, but after the investment you must have to receive approval within the 30 days. You must have to inform the investment within a 30 days to Reserve Bank of India. अर्थ है जब आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया ऐसे सेक्टर्स में जहां जो ऑटोमेटिक रूट पर है, वहां इन्वेस्टमेंट के 30 दिन के भीतर 3 बातों की जानकारी आरबीआई को देना होता है। सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस सेक्टर में आपने किया है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का साइज क्या है, एंड ओरिजिन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहां से आया है। दूसरा है अप्रूवल रूट। अब अप्रूवल रूट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, तो अप्रूवल रूट से आना होगा। अभी हाल ही में 1 वीक बिफोर गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 74% कर दिया है। पहले 51% था, 49% था, फिर 51, फिर 74 हो गया है अभी। तो अप्रूवल रूट में आपको 2 एजेंसी के पास अप्रूवल लेना होता है। एक का नाम है FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, और दूसरे का नाम है FIIB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड। बोथ आर एजेंसीज डूइंग वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एक के पास आप अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देते हो और दूसरा स्क्रूटनी करके आपको लाइसेंस देता है। आफ्टर गेटिंग नोट फ्रॉम द बोथ द एजेंसी,
the company may able to invest in India in those sector which has required prior approval. So that is the difference between approval route and automatic route. ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है. नेक्स्ट वीडियो में हम दो चीज़ों की एनालिसिस करेंगे. पहला, इफेक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन कंट्री लाइक इंडिया. भारत जैसे विकासशील देशों के ऊपर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रभाव. एंड दूसरा, एंड द सेकेंड पॉइंट which we will analyze in next video lecture, that is why country like India always prefer foreign direct investment over foreign portfolio investment. क्यों भारत जैसे विकासशील देश हमेशा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को तरजीह देते हैं विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश के ऊपर. ये दोनों लेक्चर, ये दोनों एनालिटिकल पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए. और मैं ऐसा करता हूं जो अन्य वीडियो की तरह नेक्स्ट वीडियो को भी आप लाइव क्लासेस के रूप में ही देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. I hope you all enjoyed this exhaustive lecture, and this is equally important for all examination. And you must remember this video lecture series जो आप देख रहे हो, जो मैं ऑर्गेनाइज किया हूँ, वो बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट के लिए है जो सीरियसली एस्पायरिंग हैं, लेकिन किसी कारणवश वो क्वालिटी लेक्चर, क्वालिटी क्लासेस से डिप्राइव्ड है. थैंक यू फॉर ऑल. और आप चाहें इस चैनल को अपडेट के लिए, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, जो अभी वीक में एक लेक्चर आपको मैं दूंगा कम से कम. अभी लेट नाइट में इसको आपके लिए ऑर्गेनाइज किया हूँ. फिर जैसे जैसे समय बढ़ेगा मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊँगा. सो गुड नाइट, एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं. थैंक यू एवरीवन.